नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। इस महीने की शुरुआत में यूएस फेडरल रिजर्व की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मीटिंग के मिनट्स में आंशिक रूप से हॉकिश टोन के साथ साथ हाल के इकोनॉमिक डेटा के साथ निवेशकों के सेंटिमेंट में बदलाव जारी रहा, जिससे क्रिप्टोकरेंसी और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट्स ने एक समय में गिरावट देखी। ऐसे में बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों के दौरान $23,932 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 0.5% ऊपर जाते हुए $1,650 पर ट्रेड किया। वहीं पिछले दिन ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में 0.54% की कमी आई है, जिससे ये टोटल $1.09 ट्रिलियन हो गया है। इसी समय के दौरान क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम 6.68% गिरकर $59.12 बिलियन हो गई है। डीफाई ने 11.24% के साथ इसकी $6.64 बिलियन की वॉल्यूम को बनाया है, जबकि स्टेबल कॉइन टोटल 90.49% पर मेजॉरिटी बनाए हुए है, जबकि बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.17% घटकर 42.26% हो गया है। चाइनीज टेक जायंट की कंप्यूटिंग सब्सिडरी कंपनी टेंसेंट क्लाउड ने घोषणा की है कि वह सक्रिय रूप से वेब3 प्रोडक्ट्स के विकास का समर्थन करेगी और ग्लोबल वेब3 कम्युनिटी के लॉन्ग टर्म विकास में योगदान देगी। टेंसेंट क्लाउड ने अपनी प्रेस रिलीज में ब्लॉकचेन कंपनियों के साथ कई सहयोग की घोषणा की है, जिसमें एंकर, एवलांच, स्क्रोल और स्यू शामिल हैं। सभी सहयोगों का उद्देश्य वेब3 इकोसिस्टम को विकसित करना और सुधारना है। घोषणा में 3 मेजर एरिया शामिल हैं, जिनमें टेंसेंट क्लाउड वेब3 विस्तार के लिए अपनी लक्षित साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। रिलीज के अनुसार प्रोडक्ट को टेंसेंट क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तैनात किया जाएगा और टेंसेंट का कहना है कि ये वेब 3.0 गेम और एप्लीकेशन के माध्यम से मेन स्ट्रीम के ब्लॉकचेन से जुड़ जाएगा। टेल अविव बेस्ड ब्लॉकचेन चिप स्टार्टअप चेन रिएक्शन ने 23 फरवरी को घोषणा की कि उसने अपनी अगली चिप के डेवलपमेंट की तैयारी में अपनी इंजीनियरिंग टीम का विस्तार करने के लिए $70 मिलियन जुटाए हैं। एक एन्क्रिप्टेड चिप जो इसे एन्क्रिप्ट करते समय डेटा तक पहुंच की अनुमति देती है, वह इसमें सहायता कर सकती है। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में चेन रिएक्शन ने अपनी मौजूदा ब्लॉकचेन चिप इलेक्ट्रम का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू करने की योजना बनाई है। चिप का एम फास्ट और एफिशिएंट हैशिंग की सुविधा प्रदान करना है। इसका इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के लिए भी किया जा सकता है। वेलस्प्रिंग डिजिटल के फाउंडर और सीईओ कार्ल हिंडल कैनबिस इंडस्ट्री के लिए एक सालाना ब्लॉकचेन ERP हेजो सॉल्यूशन के बोर्ड में शामिल हो गए हैं, जो सीड टू सेल कंप्लायंस और रिटेल सेल्स मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा वेलस्प्रिंग डिजिटल ने हेजो सॉल्यूशन में माइनॉरिटी स्टेक के लिए एक अज्ञात राशि का भुगतान किया है। हेजो एकमात्र कैनबिस ERP सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कैनबिस बिजनेस के कल्टीवेशन, रेगुलेशन, कंप्लायंस, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री या पेशेंट मैनेजमेंट और रिटेल सेल्स को स्ट्रीमलाइन करता है। हेजो सॉल्यूशन को कैनबिस इंडस्ट्री के डिफॉल्ट ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के रूप में तैनात किया गया है। वेलस्प्रिंग डिजिटल हेजो सॉल्यूशन की रिकॉर्ड की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है। हाल ही में एक घोषणा के अनुसार बैंकक्रप्ट हेज फंड 3 Arrows कैपिटल के NFT को उसके लिक्विडेटर्स टेन्यो द्वारा बेचा जाएगा। 22 फरवरी के एक नोटिस में जॉइंट लिक्विडेटर क्रिस्टोफर फार्मर ने कहा कि लिक्विडेटर 3AC के NFTs की सेल शुरू करने का इरादा रखते हैं। घोषणा के मुताबिक सेल लिक्विडेशन के उद्देश्यों के लिए NFT के मूल्य को समझने के लिए की जाएगी और घोषणा के अनुसार सेल नोटिस के 28 दिन बाद शुरू होगी। लिक्विडेटर्स ने अपनी घोषणा में साफ किया कि बोलचाल की भाषा में स्टारी नाइट पोर्टफोलियो के रूप में नोन NFT की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। 3AC की बैंकरप्सी प्रोसीडिंग के हिस्से के रूप में 3AC की सहायक कंपनी स्टारी नाइट कैपिटल से 300 NFTs को 5 अक्टूबर 2022 को मूव किया गया था। लिक्विडेटर्स ने कहा कि NFTs वर्तमान में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आवेदन का विषय है। दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस स्पॉटिफाई ने टोकन एनेबल प्लेलिस्ट नाम की एक नई सर्विस की टेस्टिंग करके नॉन फंडेबल टोकन की दुनिया में इसे लॉन्च किया है। नई लॉन्च की गई सर्विस अभी भी टेस्टिंग में है और जो NFT होल्डर्स को अपने वॉलेट्स को स्ट्रीमिंग सर्विस से जोड़ने और क्यूरेटेड म्यूजिक सुनने की अनुमति देती है।
फिलहाल ये सर्विस सिर्फ मूनबर्ड्स, फ्लफ, ओवरलॉर्ड और किंगशिप कम्युनिटीज के टोकन होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। स्पॉटिफाई की नई सर्विस को 3 महीने तक टेस्ट किया जाएगा और इस दौरान प्लेलिस्ट को एक्टिवली अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा टोकन एनेबल प्लेलिस्ट सिर्फ एक यूनिक लिंक वाले कम्युनिटी मेंबर के लिए एक्सेसिबल है। ट्विटर हैंडल ओवरलॉर्ड XYZ का इस्तेमाल करने वाले कंटेंट क्रिएटर और वेब3 गेमिंग और मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्पॉटिफाई की नई सर्विस के बारे में अधिक जानकारी साझा की, जिसमें US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और न्यूजीलैंड में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इसकी एक्सक्लूसिव अवेलेबिलिटी शामिल है। क्रिप्टो वॉलेट ज़ेनगो की सिक्योरिटी टीम ने OpenSea NFT मार्केटप्लेस पर ऑफलाइन सिग्नेचर का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स को संभावित NFT हैक को डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और निगरानी करने में मदद करने के लिए एक डैशबोर्ड जारी किया है। ऑफलाइन सिग्नेचर एक ऐसी सिस्टम है जो ऑफलाइन रखी गई प्राइवेट कीज का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने की अनुमति देती है। ज़ेनगो सिक्योरिटी टीम ने डेटा को कंपेयर करके डैशबोर्ड बनाया है। वॉलेट की सिक्योरिटी टीम के अनुसार NFT हैक डिटेक्टर डैशबोर्ड बनाने के पीछे मेन आइडिया काफी सरल है। ये NFT की लिस्टिंग अमाउंट को NFT कलेक्शन फ्लो प्राइस की ट्रेड अमाउंट से कंपेयर करता है। अब तक डैशबोर्ड ने ऑफलाइन सिग्नेचर्स के जरिए हैक किए गए NFTs में $25 मिलियन तक की पहचान संभावित रूप से समझौता किए जाने के रूप में की है। कंपेरेबल डिटेक्शन लॉजिक शुरू करने के लिए डैशबोर्ड ड्यून क्रिप्टो डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म से डेटा का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ज़ेनगो टीम ने इथेरियम फाउंडेशन, कई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और दूसरे वॉलेट्स के साथ काम करने का मेंशन किया है, जो पोटेंशियल हैकिंग इश्यूज को एड्रेस करने के उद्देश्य से तैयार किए गए इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रपोजल का समर्थन करता है। मेटाकेड ने MEXC के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन किया है, जो दुनिया के लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक है। ये इस न्यूज़ को फॉलो करता है कि मेटाकेड बिटमार्ट पर उनके प्री सेल के अंत में सूचीबद्ध होगा। ये MEXC लिस्टिंग एग्रीमेंट मेटाकेड के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है, क्योंकि ये गेमफाई प्लेटफॉर्म को दुनिया भर में ब्रांड न्यू इन्वेस्टर्स तक अपनी पहुंच बढ़ाने में सक्षम करेगा। 2018 में स्थापित MEXC तेजी से बढ़ने वाला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसके 200 से ज्यादा देशों में 6 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और जिसमें USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। प्लेटफॉर्म का नेटिव टोकन MKED मेटाकेड पर सभी ट्रांजैक्शन और एक्टिविटीज को बढ़ावा देगा। प्लेयर्स पे टू प्ले गेम्स तक पहुंचने और रिवॉर्ड्स अर्न करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स, टूर्नामेंट, शेयरिंग, गेम अल्फा और राइटिंग न्यूज़ के रिव्यूज के जरिए अर्निंग की एडिशनल अपॉर्चुनिटीज होगी। MKED होल्डर्स के पास अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपने टोकन को स्टेक करने का ऑप्शन भी होगा। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइन एक्सचेंज पर न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा स्टेट के साथ एक सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज ब्रोकर डीलर के रूप में रजिस्टर नहीं करने के लिए मुकदमा दायर किया गया है, जबकि इसकी सर्विसेज को न्यूयॉर्क रेजिडेंट्स के लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। मुकदमे में यह आरोप भी शामिल है कि कॉइन एक्सचेंज खुद को एक क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में गलत तरीके से पेश करता है। ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल द्वारा कल जारी एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि वे स्टेट के साथ रजिस्टर नहीं होने के बावजूद न्यूयॉर्क बेस्ड IP एड्रेस वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कॉइन एक्सचेंज पर क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने में सक्षम थे। कॉइन एक्सचेंज दुनिया के सबसे पॉपुलर एक्सचेंजेस में से एक है, जिसके वैश्विक स्तर पर 200 से ज्यादा देशों में 3 मिलियन से ज्यादा कस्टमर हैं। अपने प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स लूना, RBC, AMP और RLY सहित कई डिजिटल एसेट्स को ट्रेड कर सकते हैं, जिनमें से सभी को न्यूयॉर्क फाइनेंशियल लॉज द्वारा सिक्योरिटी माना जाता है। न्यूयॉर्क में सिक्योरिटीज और कमोडिटीज ब्रोकरेज जैसे सर्विसेज की पेशकश करने के लिए बिजनेसेस को स्टेट के साथ रजिस्टर करने की जरूरत होती है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अनुसार ऐसा करने में कॉइन एक्सचेंज की विफलता इस मुकदमे के आधार के रूप में कार्य करती है। बाइनांस की अमेरिकन आर्म Binance.US ने दिसंबर में बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर की एसेट्स के लिए बिड जीती। एक्विजिशन का उद्देश्य वॉयेजर डिजिटल के कस्टमर्स को क्रिप्टो एसेट्स वापस डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि फर्म ने पिछले जुलाई में बैंकक्रप्सी के लिए दायर किया था।
सीजी की कंपनी ने वॉयेजर की एसेट्स को एक्वायर करने के लिए $1.022 बिलियन का वादा किया था। हालांकि यूएस रेगुलेटरी एजेंसी जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स अब एक्विजिशन का विरोध कर रहे हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क के यूनाइटेड स्टेट्स बैंक्रप्सी कोर्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट से बाइनेंस के वॉयेजर के एक्विजिशन की अंतिम मंजूरी से इनकार करने का अनुरोध किया। एसईसी का मानना है कि वॉयेजर ने खुलासा नहीं किया है कि कस्टमर्स के फंड्स का उपयोग कौन करेगा। इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटी को एसेट के कंट्रोल और सुरक्षा की प्रकृति पर अधिक डिटेल्स की आवश्यकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।